स्टार्ट करो। जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी मेरे साथ हजारीबाग के सबसे पुराने पत्रकार हैं जो 61 साल से हजारीबाग में पत्रकारिता कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में अभी लिखते हैं और उनसे ही जानेंगे कैसे उन्होंने शुरू की अपनी पत्रकारिता। आजकल तो सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक है और बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स आ गए हैं, लेकिन जब अभिजीत सेन सर ने शुरू किया था उस वक्त ना कुछ सोशल मीडिया था ना इंटरनेट भी था। तो कैसे वो न्यूज़ यहाँ से कलकत्ता भेजते थे या रांची भेजते थे, हज़ारीबाग की जो खबरें हैं वो बाहर कैसे आती थी, उनसे हम लोग जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत सर, आप तैयार हुए हमारे चैनल में बात करने के लिए। आप बताइए कैसे आपने शुरू की वो दौर, और 61 साल बहुत लंबा टाइम होता है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये पत्रकारिता मेरा ओरिजिनल करियर नहीं था। ये मेरा, आप कह सकते हैं, एक्सीडेंटल। हाउ इट इज़ एक्सीडेंटल? क्योंकि मेरा पिताजी बहुत बड़े पत्रकार थे। अच्छा। और उन्होंने होल बिहार झारखंड के सबसे पुराने फर्स्ट पत्रकार थे, कह सकते हैं। झारखंड बिहार के? झारखंड बिहार किस के लिए लिखते थे वो? वो लिखते थे स्टेट्समैन। अच्छा। और उस टाइम यूपीआई। अब बाद में वो ज्वाइन किए इंडियन नेशन पटना, जो आज बंद हो गई है। तो उन्होंने बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, और मैं पत्रकारिता में ईमानदारी से कैसे काम करूं, मेरा न्यू उन्हीं से शुरू हुआ। उन्हीं ने मुझे जानकारी दिए कि देखो, इस पत्रकारिता जीवन में पैसा नहीं है अभी का ज़माना में, लेकिन तुम मेरे पुत्र हो तो मैं नहीं समझता हूँ कि तुम डिसऑनेस्ट वे से पत्रकारिता करो या पैसा कमाओ। मैं उन्हीं का बात पर आज भी अड़े हुए हैं, और उन्हीं का बात मानते हुए मैं आज भी ये काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो आपने ये स्कूलिंग और ये कॉलेजेस कहाँ से किया? मैं स्कूलिंग किए हैं सेंट जेवियर्स हजारीबाग, और कॉलेज सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। मेरा जो कुछ हुआ है सब हजारीबाग में। लेकिन ये सेंट कोलंबस कॉलेज के बाद मैं कुछ दिन के लिए आपको टेक्निकल एजुकेशन के लिए मेरा पिताजी भेजे थे मुझे, और वो ट्रेनिंग मेरा हुआ था दुर्गापुर में। अच्छा। दुर्गापुर में हुआ था। वो कहते थे कि आजकल का ज़माना में तुम अगर टेक्निकल जॉब करोगे तो तुम्हारा प्रोफेशन से आपको स्टेबिलिटी आएगा, यू विल अर्न। लेकिन एक्सीडेंटली 25 मई 1961 मेरा पिताजी अचानक बीमार पड़ गए, और उनको पैरालिटिक स्ट्रोक हो गया, और वो करीब 8 महीना के लिए कोमा में चल गए थे। कोमा में चल जाने के बाद मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ चला आया हूँ पिताजी को देखभाल करने के लिए। उसके बाद मैं एवं मेरी बड़ी बहन, जो भी पूरा पत्रकारिता जीवन में बहुत नाम किए हैं, उनका नाम था मैत्री चटर्जी। और वो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। वो सेंट कोलंबस कॉलेज से आपको उस टाइम बिहार यूनिवर्सिटी हुआ करता था, इंग्लिश ऑनर्स से पास किए थे विथ ब्रिलियंट रिजल्ट्स। और उसके बाद वो पीजी करने के लिए चले गए प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता। उस टाइम कलकत्ता में एडमिशन मिलना बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने सब कुछ पार करके वहाँ से पीजी किए, और उसके बाद उन्होंने कलकत्ता में नौकरी खोज लिए परिवार को देखने के लिए। हम लोग दोनों मिलकर इस परिवार को संभालना शुरू किया। लेकिन उससे पहले हम लोग दोनों मिलकर विचार किए कि जहाँ पिताजी काम शुरू किए थे स्टेट्समैन में, तो उन लोग को बता देना चाहिए कि पिताजी कुछ दिन रिपोर्ट नहीं भेज पाएंगे। इसीलिए मेरी दीदी ने बताया कि तुम्हारे ही सिग्नेचर से चिट्ठी भेजो। तो स्टेट्समैन में उस टाइम एडिटर साहब थे चार्ल्टन, और आपको न्यूज़ एडिटर थे त्रेसम, और ये सब मैंने मेरा चिट्ठी हम यहाँ से भेजा,
और भेजने के बाद आप विश्वास कीजिएगा, आज ये चिट्ठी मैं भेजा, तीसरे दिन उनका रिप्लाई आ गया। अच्छा। उसमें रिप्लाई में उन लोगों ने लिखा, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी टू नो अबाउट द इलनेस ऑफ योर beloved father, D.K. Sen. So we want that उस वक्त मेरा उम्र सिर्फ 19 साल था। अच्छा। So we want that you should carry on as on his behalf and write for our paper. अच्छा। समझ गए? This is how I entered into the journalism. उसके बाद इंडियन नेशन भी मुझे रख लिया और कोई एजेंसी में उस टाइम मैं नहीं था। अच्छा। मैं यही 2 पेपर से मैं अपना जीवन शुरू किया और उसके मेरा इतना नैक था, बहुत क्विकली मैं इस जॉब को पिकअप किया। अच्छा। पिकअप करने के बाद आपको, लेकिन कुछ लोग थे जिनका आज मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, उन लोग सोचे इतना यंग आदमी इतना बड़ा पेपर में कैसे लिखेगा। अच्छा। तो वो मुझे हटाने का कोशिश किया था, लेकिन वो अंग्रेज लोगों का ये इतना स्ट्रांग प्रिंसिपल था, उन लोग कोई किसी से झुका नहीं और उन्होंने मुझे encourage किया, carry on, and that is how I started, and I represented this statesman up to 1974, even after the death of my father. My father died in 1968. उसके बाद जब पिताजी का होश आया 8 महीना बाद कोमा से, तो पिताजी मेरा बहुत बड़े शिक्षक थे और उनके हाथ से बहुत IAS IPS बहुत बड़े बड़े लोग उनका स्टूडेंट थे। तो उन लोग जब उनका बीमारी हुआ उनको देखने आते थे, उनसे कहा कि देखो हम तुम लोग को कैरियर बिल्ड किया, लेकिन मेरा लड़का का किस तरफ रुझान है, उनको किस तरफ उसका प्रोफेशन में उसका झुकाव था, ये मैं रियलाइज नहीं कर सका। माई सन हैज़ पिक्ड अप जर्नलिज्म विच हैज़ नो मनी। और इसके बाद उनका गाइडेंस मेरा मिलना शुरू किया। तो ये 1975 तक आपने वो इंडियन नेशन के लिए ही किया? इंडियन नेशन तो टिल 1997 किया। अच्छा, 1997 तक। हाँ, स्टेट्समैन मैं किया अप टू 1974। अच्छा। और क्यों स्टेट्समैन छोड़े और इस बीच में मैं 1964 में PTI मुझे हजारीबाग से चांस दिया एज ए ऑन ट्रायल बेसिस 1 मार्च 1964। तो मैंने ट्रायल में काफ़ी सफल हुए। तो उसके बाद कैरी ऑन किए, लेकिन पिताजी का मृत्यु का पहले जिस साल हुआ 1968 में, उसी साल एक ऐसा न्यूज़ हुआ कि बाबू कृष्ण वल्लभ साहब उस टाइम बहुत चीफ मिनिस्टर थे और उनके खिलाफ आंदोलन चल रहा था। और वो पटना वेस्ट से इलेक्ट हुए थे और वहीं से इलेक्ट होने के बाद वो बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। तो उसके बाद वो जो दीनानाथ पांडे गोलीकांड हुआ, उसमें कृष्ण वल्लभ बाबू आपको काफ़ी अनपॉपुलर हो गए और लोग उनको हटाने का प्रयास किया। तो और उसी साल हजारीबाग से MLA हुए थे कांग्रेस के, 1962 का बात कर रहा हूँ, आपको इलेक्ट हुए थे ज्ञानी राम। हाँ, ज्ञानी राम हुए थे। और उसके बाद फिर 1967 में जब उनके अगेंस्ट में आंदोलन, पढ़े लिखे बड़े हुए सब कुछ, तो हजारीबाग मेरा रूट्स है, तो यहीं से मैं क्यों नहीं लड़ूं। ज्ञानू बाबू नॉमिनेशन फाइल करने के बावजूद भी कृष्ण वल्लभ साहब आपको नॉमिनेशन हजारीबाग से फाइल कर दिए। समझ गए ना। और उस टाइम राजा ऑफ रामगढ़ बहुत पावरफुल थे, कामाख्या नारायण सिंह। उन्होंने उनको खिलाफ, उनको बहुत बड़ा दुश्मन थे, क्योंकि ये व्यक्ति जमींदारी प्रथा को हटाए थे। तब से उनसे उनका दुश्मनी बढ़ा। तो उन्होंने रघुनंदन प्रसाद, एक ऑर्डिनरी आदमी को उनके खिलाफ हजारीबाग से खड़ा करवा दिए। ये रघुनंदन प्रसाद? हाँ, रघुनंदन प्रसाद, जो आज जीवित नहीं है। हाँ, तो उसके बाद
उनको खड़ा करवा दिए। तो खड़ा करने के बाद तो राजा का इतना इन्फ्लुएंस था कि राजा बहादुर का इन्फ्लुएंस है केबी साहब यहाँ भी हार गए। अच्छा, हजारीबाग में हार हाँ, गए। हजारीबाग में हार गए। लेकिन केबी साहब जो हजारीबाग से कॉन्टेस्ट करेंगे, पीटीआई के उस टाइम कोई दूसरे व्यक्ति कॉरेस्पोंडेंट थे, उनका सारे न्यूज़ भेजने का टेलीग्राफिक अथॉरिटी वगैरह टेलीग्राम सब भेजने का अथॉरिटी था, मेरे पास नहीं था। अच्छा, तो ये एक मिनट में रुकूंगा, पहले न्यूज़ कैसे भेजते थे आप लोग? हाँ, वो मैं बताता हूँ। मैं तो जब शुरू किया था टेलीग्राम से भेजते थे। उस टाइम टेलीग्राम जाता था मॉर्स सिस्टम से, टरे टक्का ऐसा आवाज़ करके जाता था, और वो न्यूज़ इतना प्रॉम्प्ट था कि तुरंत रातों रात पहुँच जाता था। अच्छा। तो और उसके बाद डाक से भी जाता था, डाक का न्यूज़ भी बहुत प्रॉम्प्टली पहुँचता था। तो उसके बाद जब वो रिपोर्ट उन्होंने फाइल नहीं किया, मैंने अपना पॉकेट से पैसा खर्च करके टेलीग्राम से आपको पीटीआई को ये रिपोर्ट भेज दिया कि केबी साहब हजारीबाग से लड़ रहे हैं। अच्छा। और वो होल इंडिया में वो एकदम स्प्रेड कर गया कि केबी साहब इज कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम हजारीबाग ऑल्सो 2 सीट्स। और उसके बाद मुझे मेरा जो बॉस थे उनका नाम था मोन्टू घोष बोलते थे। तो मोन्टू घोष वही बहुत नामी उस टाइम पत्रकार थे होल बिहार में, जो इंडियन नेशन में टैटलर नाम से जाने जाते थे, हर एक हफ्ता कॉलम लिखते थे। लेकिन पीटीआई के बहुत बड़े कॉरेस्पोंडेंट थे और होल बिहार का वो ब्यूरो चीफ थे। तो उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा कि आई एम वेरी ग्लैड दैट यू हैव इतना कम उम्र में तुम्हारा इतना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमने इतना बड़ा न्यूज़ ब्रेक किया। तो उसके बाद जब 1968 का जनवरी, हर एक जनवरी में टेलीग्राफ अथॉरिटी का रिन्यूअल होता था। जो पुराने थे उनको उन्होंने और अथॉरिटी नहीं दिया, मुझे अथॉरिटी दे दिया कि तुम ही आपसे हजारीबाग में काम करो। दैट हैज़ एम्बोल्डन मी लाइक एनीथिंग। समझ गया ना। उसके बाद इसी बीच में आपको 1968 का 8 नवंबर मेरा पिताजी का डेथ हो गया। तो हम काफ़ी दुखी थे, डिमोरलाइज भी हुए थे। लेकिन यहाँ के लोग जो थे, पिताजी के स्टूडेंट मित्र, उन लोग मुझे काफ़ी इनकरेज किए। और मेरी बड़ी बहन, वो मेरा जो है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी, वो भी हमको काफ़ी इनकरेज किया, नहीं कैरी ऑन कैरी ऑन। तो एक उस बीच में जब कैरी ऑन कर रहे थे, स्टेट्समैन से करीब 1974 में जब फर्स्ट इंडियन न्यूज़ एडिटर हुआ, उनको नाम था आपको केबी चैटर्जी। उन्होंने मुझे नॉट केबी चैटर्जी, एसबी चैटर्जी उनका नाम था। उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा कि आप पता लगाइए कि आप किस किस पेपर में लिखते हो। अच्छा। तो मैंने बता दिया कि ये पेपर में मैं लिखता हूँ। तो उसके बाद मृत्यु का पहले पिताजी बोले थे मुझे कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा एजेंसी है, उसका कॉरेस्पोंडेंट का ऑल ओवर कंट्री बहुत वैल्यू दिया जाता था। कभी तुम किसी ने अगर कहा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का काम मत छोड़ोगे। समझ गए ना। तो मैं उसी पर टीका रहा। एक स्टेट्समैन जब चिट्ठी लिखा, जब मैंने बताया, बोले नहीं हम लोग डिसाइड कि क्या वी विल इंक्रीज द सैलरीज ऑफ आवर कॉरेस्पोंडेंट्स, सो वी वांट दे शुड राइट ओनली फॉर आवर पेपर, नॉट फॉर वन पेपर, नॉट अदर्स। तो उस वक्त सैलरी क्या होती थी प्रेस रिपोर्टर? आप विश्वास कीजिएगा, नहीं विश्वास कीजिएगा, 125 रुपया था। 125? हाँ हाँ, सिर्फ 125। और महीना में कितना आर्टिकल लिखते थे? मतलब माने अनगिनत। हाँ। आपको इवन 60-70 आर्टिकल्स हम लिखते थे एक महीना में। मतलब जो भी न्यूज़ है वो भेजना ही है। और और इंडियन नेशन वगैरह जो था, उन लोग तो कॉलम बेसिस में देता था, पीटीआई भी कॉलम बेसिस से देता था। उसके बाद आपको इन लोग ऐसा चलते रहा। लेकिन मेरा एकाएक जब स्टेट्समैन ने ये बात दबाने का कोशिश किया कि आप सब कुछ छोड़ के, पिताजी का बात याद आया था।
उन्होंने बोले थे पीटीआई कभी मत छोड़ना। तो मैंने उनको जवाब दे दिया, आप अगर मुझे जॉब गारंटी दे सकते हैं तभी हम आपको ये पेपर में कैरी ऑन करूँगा, और नहीं दीजिएगा तो मैं पीटीआई वगैरह नहीं छोड़ूंगा, उस जैसा हूँ वैसे ही कैरी करूँगा। स्टेट्समैन डिड नॉट एग्री एंड दैट इज़ हाउ आई लेफ्ट दिस स्टेट्समैन। और उसके बाद 1974 से ऑनवर्ड 1985 तक मैं पीटीआई और इंडियन नेशन के लिए काम करता रहा। हाँ, इसी बीच मैं बोलने में भूल गया हूँ, मेरा प्रतिभा देखकर आकाशवाणी ने हजारीबाग में अपना पहला संवाददाता नियुक्त किया। दैट वाज फ्रॉम द 1st of July 1977। और मैं आकाशवाणी के लिए अप टू 2004 तक उसको काम किया, उसके साथ एज देयर हजारीबाग कॉरेस्पॉन्डेंट। और वहाँ भी उन लोग मुझे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस टाइम क्योंकि मेरा एज 60 छू रहा था, एज पर रूल उन लोग मुझे रिटायर करना चाहा। लेकिन उसी वक्त 2 यूनिट हो गया, एक पटना ब्यूरो और एक रांची ब्यूरो। रांची ब्यूरो मुझे छोड़ना नहीं चाहा, बोला ना इनको अभी ज़रूरत है, ही इज़ वेरी एक्टिव, ही इज़ वेरी मेरिटोरियस, हम लोग इनको कैरी ऑन करेंगे। 60 साल के बाद भी आप कैरी ऑन 2 साल किए। उसके बाद जब 62 हुआ तब इन लोग एडवर्टाइजमेंट निकाला कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए। उसी टाइम मेरे जगह साधवल कुमार चुने गए, जो आज नहीं है। तो मैं 1977 to 2004 तक AIR का भी काम किया। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया और आपका पीटीआई का काम, टाइम्स ऑफ इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया का बात आ रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया का भी हिस्ट्री मैं बताना चाहता हूँ। बहुत लोग यहाँ चाहते थे, यहाँ जो टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्कुलेशन देखते थे, चंद्रशेखर सिंह जो न्यूज़पेपर एजेंट हुआ करते थे, उन्होंने बोला सेन साहब टाइम्स ऑफ इंडिया हजारीबाग के लिए एक अच्छा संवाददाता खोज रहे हैं। लेकिन उस टाइम एक दूसरे व्यक्ति टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रहे थे, तो आप क्यों नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई करते हैं। तब उनसे हम कहा, देखिए मेरा प्रिंसिपल है, अगर कोई दूसरा आदमी काम करता है उनको हटा के उनको जगह दखल करना मैं नहीं चाहता हूँ। तो उसके बाद क्यों हम लोग आपको बारे में बोले हैं, लेकिन आप विश्वास कीजिएगा, मैं कभी विश्वास भी नहीं करूँगा। टाइम्स ऑफ इंडिया, मुझे वहाँ का रेसिडेंट एडिटर, उनका नाम था सुमंतो सेन, होल बिहार झारखंड इधर का रेसिडेंट, उन्होंने चिट्ठी लिखा कि वी हैव लर्न अबाउट योर रेपुटेशन एंड अबाउट योर राइटिंग। एंड उस टाइम जितने इंडियन नेशन के बड़े बड़े कॉरेस्पॉन्डेंट थे, सबको टाइम्स ऑफ इंडिया, जब वो 1986 से बिहार सर्कुलेशन शुरू किया, तो उन लोग दे रोप्ड इन ऑल द गुड कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम टाइम्स ऑफ ये इंडियन नेशन। तो उन लोग वहाँ भेकम हो गया। तो जब यहाँ भी उन लोग को अच्छा कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं मिला इंडियन नेशन वाले लोगों से, मेरा नाम मुझे आपको पत्र लिखा गया कि आपको हम लोग हजारीबाग में, आपको हम लोग यहाँ आपका पत्र, इसका कॉरेस्पॉन्डेंट टाइम्स ऑफ इंडिया का। किस ईयर में हुआ वो 1986 में। हाँ, वी ओनली want your consent. After receiving your consent, we shall proceed further. This was the remark of my then resident editor सुमंतो सेन। वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे। तो उनको तो यहाँ उस टाइम डीसी थे के पांडे और एसपी थे आपको रणधीर वर्मा। उनको नाम आप सुने होंगे, धनबाद में जो जिनको गोली मार दिया तो शहीद हुए। तो रणधीर वर्मा लोग बोला, अरे इतना बड़ा ऑफर आपको मिला, आप क्यों छोड़िएगा। मेरा बड़ी बहन भी बोली, ना इसको तुम छोड़ोगे नहीं, ऑफर एक्सेप्ट कर लो। और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो मुझे इतना ही आपको कहना है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए मैं एप्लीकेशन नहीं भेजा था। अच्छा, वो खुद वहाँ से हाँ, खुद वहाँ से आया। मेरा मेरिटा रेपुटेशन में आया है। लेकिन आज तक भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा हूँ। आज मेरा आई एम 79 टुडे एंड स्टिल
आज भी मेरा रिपोर्ट निकला है आज की डेट में, और आई एम कैरिंग ऑन दिस इज। हाँ, तो ये तो आपकी रही पर्सनल जर्नी। अब बताइए कितनी कठिनाई होती थी उस वक्त न्यूज़ भेजने में जल्दी, क्योंकि खबरों का आदान प्रदान तो बहुत देर होता था। हाँ। जो ब्रेकिंग न्यूज़ हुआ या फिर जो न्यूज़ करंट होते थे, हाँ। वो कैसे जल्दी पहुंच पाते थे, छपते थे? ये तो आपको बता, एक तो आपको टेलीग्राम एक से तो भेजते टेलीग्राम थे, बताया, हाँ और उसके बाद मेरा उस टाइम कोई टेलीफोन नहीं था, हाँ। लेकिन डीके सेन का लड़का होने का चलते लोग मुझे इतना स्नेह करते थे। बड़े बड़े लोग थे उसमें, डॉक्टर शंभुनाथ रॉय थे जो आज शंभू जो म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन थे यहाँ, अच्छा। ये सब लोग थे। उन लोग बोले नहीं चलो तुमको हम मदद करेंगे। तो खूब इमरजेंसी न्यूज़ होता था तो टेलीफोन दे देते, तुम इसी से न्यूज़ पास करो। अच्छा, मतलब वो आप वहाँ बोलते थे फोन पे, वहाँ वो लोग लिख हम लोग लेते ले लेता था। थे। अच्छा। ऐसी एक घटना, आपको 2-3 घटना मुझे मालूम है। हाँ। पहला घटना तो हुआ कि जब बाबू रामनारायण सिंह फर्स्ट एमपी ऑफ हजारीबाग, उस टाइम चतरा हजारीबाग में हुआ करता था, उनका डेथ हुआ, वो खबर आ गया था। अच्छा। तो किसी को नहीं जानते थे, कोई नहीं। तो पीटीआई और उस टाइम इनको स्टेट्समैन और इंडियन नेशन को मैंने ये न्यूज़ दिया। अच्छा। वो तुरंत एक्सेप्ट किया, उन लोग उसको छापा। अच्छा। उसके बाद फिर कृष्ण वल्लभ साहा का एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर हजारीबाग में, दैट वाज 3 जून 1973। अच्छा, याद भी है आपको? हाँ, उस टाइम मैं पीटीआई और इंडियन नेशन में था, नॉट इन टाइम्स ऑफ इंडिया। वो भी कुछ लोगों ने मुझे मदद किया, नहीं आप टेलीफोन से भेजिए इसको। अच्छा। टेलीफोन दिया, और उसके बाद इंडियन नेशन पेपर माने इतना मोटा बोर्ड लेटर से छापा, फ्लैश फ्लैश फ्लैश, कृष्ण वल्लभ साहा इज डेड। अच्छा। हाँ, यही हेडलाइन था। अच्छा। और उसमें पहली बार मेरा बाई लाइन न्यूज़ दिया। अच्छा। तो उससे आई वॉज वेरी मच एनकरेज, और दिस इज हाउ आई कैरी ऑन विथ इंडियन नेशन। लेकिन उस टाइम भी बहुत अच्छा स्टोरी इंडियन नेशन में आता था। वही हम जानना चाहते हैं कि उस वक्त पॉलिटिकल न्यूज़ के अलावा जो नेता हैं उनके अलावा क्या कहानी रहती थी शहर में, क्योंकि शहर उतना ज़्यादा विकसित था नहीं, मतलब आबादी बहुत कम थी। तो मैं आपको अपना एक और एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ। उस टाइम केवी साहा चीफ मिनिस्टर थे। आपको 1966 में कोई रेनफॉल नहीं हुआ। रेनफॉल नहीं हुआ, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट वर्स्ट ड्रॉट अफेक्टेड एरिया डिक्लेयर हुआ। अच्छा, मतलब 1966 में? हाँ, 66-67 में एकदम फेमिन लाइक सिचुएशन हो गया। अच्छा। समझ गया ना? हजारीबाग में खाना ठीक से नहीं पहुंचता था, राशन नहीं पहुंचता था, और इसको सरकारी और पदाधिकारी लोग मानना नहीं चाहते थे। अच्छा। नहीं, ये गलत है। उसी बीच में वो एकाएक हजारीबाग में आपको बरकट्ठा ब्लॉक में एक जगह था, उसी जगह फर्स्ट आपको स्टारवेशन डेथ हुआ। अच्छा, स्टारवेशन से? स्टारवेशन डेथ। तो स्टारवेशन डेथ, और मुझे किसने बताया, केवी साहा का राइट हैंड मैन थे पुनीत राय। अच्छा। पुनीत राय बाद में मिनिस्टर भी हुए थे। पुनीत राय एट दैट टाइम वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी, और उस टाइम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बहुत पावरफुल हुआ करता था, जो आज है उस टाइप का नहीं था। इसी कृष्ण वल्लभ आश्रम उस टाइम बन चुका था, वहीं बैठ के मुझे बुलाकर स्टेटमेंट दिए। जब मैंने ये न्यूज़ छापा तो पूरा जगह ये छप गया। मैं उनको कोट किया, इस सब को उनको कोट किया, पीटीआई को भी ये न्यूज़ भेजा, सबको भेजा। लेकिन चीफ मिनिस्टर और यहाँ के जितने पदाधिकारी थे स्ट्रेट अवे कॉन्ट्रडिक्टेड माई न्यूज़ कि ये सही नहीं है। देन पुनीत राय केम फॉरवर्ड, उन्होंने बोला मैं इसका गारंटी ले रहा हूँ, और व्यक्ति का नाम भी उन्होंने दिया, इस ग्राम का थे यो भी नाम दे दिया, और इस तरह से वो एक मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। उसी साल मैंने पूरा इंडियन नेशन के उस टाइम एडिटर थे BN आज़ाद, वो टीम लेकर आए थे, और जनार्दन ठाकुर एक थे, वो भी बहुत बड़े पत्रकार था। बाद में इंडियन नेशन छोड़ के इंडिपेंडेंटली अपना काम शुरू किए थे, और इंटरनेशनल टीम आके यहाँ कैंप किया, और मेरे साथ आपको चतरा वगैरह, चतरा वॉज
इवन वर्स देन हजारीबाग। उस टाइम चतरा हजारीबाग का एक सब डिवीज़न हुआ करता था। हम लोग गए और आपको वहाँ स्टेट गेस्ट हाउस में हम लोग रहे चतरा में, और वहाँ जो चीज़ हम लोग देखा कि इवन जो आपको शराब जो कंट्री लिकर बनता था वो सिर्फ आदमी नहीं पीता था, गाय भी वो पी के आपको जीने का कोशिश करता था। पानी नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो सब न्यूज़ हमने छापा। तो उसके बाद ये सब मेजर स्टोरीज था, दैट वाज वन ऑफ द मेजर स्टोरीज ऑफ माय लाइफ। उसके बाद तो इंडियन नेशन का टीम जब यहाँ आया तो उसके बाद फिर हजारीबाग उन्हीं लोग को गाड़ी में गया था। मेरे पास कोई कॉन्वेंस नहीं था, मैं साइकिल से पूरा घुमा करता था। अच्छा। वो साइकिल से मैं पत्रकारिता किया अप टू 1975 तक। अच्छा। बाईसाइकिल से। तो उसके बाद ये घटना घटा, तो उसके बाद जब सर्किट हाउस में भी जाते थे साइकिल से, सब मिनिस्टर लोग काफ़ी पीठ ठोकते थे, वेल डन। उसके बाद वो ड्रॉट को देखने के लिए ऑक्सफैम ब्रिटेन से टीम आया और अमेरिका से भी आया, और मार्लिन मोनरो जैसा फेमस एक्ट्रेस वो भी हजारीबाग आई। अच्छा, मार्लिन मोनरो आई? यस, मार्लिन मोनरो आई। समझ गया ना? मेरा मौका मिला कि मार्लिन मोनरो के साथ गाइड होकर काम करने के लिए। मैं उन लोग को चौपारण कहाँ उन्हीं लोग को गाड़ी था, वो लेकर मैं उन लोग से घूमा, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद उन लोग बिहार तरफ जाना चाह रहे थे। मुझे बरी में अपना लंच पैकेट देकर मुझे छोड़ दिया। तो मैं सोच रहा था कैसे हजारीबाग लूटूं। तो उस टाइम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का एक बस चला करता था, उसका नाम था मेघदूत। आपको याद होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। हम लोग को तो याद नहीं है। तो मेघदूत, तो मेघदूत में वो बरी में रुका और काफ़ी बारिश भी हो रहा था। मैं उठा, लेकिन उन लोग मुझे मेघदूत में उठा लिया। अच्छा। और उठा के हजारीबाग छोड़ा। उस गाड़ी में भी कुछ लोग मुझसे पूछा आप क्या करते, कहाँ गए थे, यहाँ कैसे आ गए थे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताया। वहाँ भी अरे मेघदूत एक मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विस था बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, और पटना रांची रन करता था। वहाँ भी कुछ लोग मुझे अपना लंच पैकेट से फूड शेयर किया। मैं काफ़ी भूखा थे, तो उसके बाद यहाँ आके घर पहुँचे, आके फिर अपना रिपोर्ट वगैरह भेजा करते थे। देखिए, मेजर स्टोरीज में ड्रॉट, फिर मर्लिन मुनरो कहाँ से हम लोग हजारीबाग के बारे में जान रहे हैं, इतने पुराने पत्रकार से। जब आपने मुझे पूछने के लिए आए हैं, मैंने आपको सही चीज़ बता दिया। समझ गया ना? और इसके बाद मैं दुर्भाग्य के साथ बोलना चाहता हूँ, आई वॉज द आई विटनेस टू दी फर्स्ट कम्युनल राइट ऑफ हजारीबाग। तो ये किस ईयर में? फर्स्ट कम्युनल राइट आपको लोचिंगना चौक में हुआ था 11 अप्रैल 1973। हाँ, और वो आपको पेलावल में वो जो एक रामनवमी का प्रोसेसन था, मुस्लिम का वो एरिया था, वहाँ से उन लोग रामनवमी ने उसी से झड़प शुरू हुआ। अच्छा, मतलब रामनवमी का पुराना मतलब रिश्ता है हजारीबाग का। और उसी से झड़प शुरू हुआ। तो वहाँ आया तो हजारीबाग में फर्स्ट राइट हुआ, और कभी हम लोग कोई राइट हजारीबाग में कभी देखा नहीं था। उसके बाद मैंने वही साइकिल से हिम्मत दिखा के आपको राइट कवरेज करने के लिए उस स्पॉट में पहुंचा। लोग हमको डांटने लगा, आप तुम क्यों यहाँ आए हो, तुम्हें मार देगा यहाँ पर। कुछ लोग उस टाइम उन व्यक्ति का नाम हम बता देता हूँ, वो आज जीवित नहीं है, लंबोदर पाठक। हाँ, लंबोदर पाठक आपको बहुत बड़े आदमी थे, बाद में जिला परिषद का अध्यक्ष भी थे, एमएलए भी बने थे। उन्होंने अपना गाड़ी में मुझे बोला साइकिल रखो। गाड़ी में हमको देखा, चढ़ाया, और बोले तुमको साथ मैं पूरा शहर घूमूंगा, तुम देखोगे। हाँ, वो उनका वो कोऑपरेशन आज तक मैं नहीं भूलूंगा। अच्छा। हाँ, फिर जो स्टोरीज राइट में हुआ वो पूरा कवर करके आप भेजे। हाँ। और उसी देखा देखी मैंने भेजा। उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सीरियसली इसको टेकअप किया। तो उस टाइम तो झारखंड नहीं बना था, बिहार गवर्नमेंट
एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी यहाँ भेजा। अच्छा। पटना से टीम आई और उन लोग को लॉयर थे, बीजेड खान यहाँ के वकील थे। बीजेड खान, हाँ, हाँ खान कसाई मल्ल के पास हाँ हाँ वो भी थे। हाँ। तो सर्किट हाउस में मुझे बुलाया गया, मैंने क्या देखा, क्या कैसे कैसे किया सब कुछ। आज वो रिपोर्ट हमको कहाँ, घर में एक दिन आग लगा था उसमें डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन उन लोग जो रिकमेंडेशन भेजा था उस रिकमेंडेशन में उन लोग मेरा नाम लिया। अच्छा। बोला ये एक यंग जर्नलिस्ट ने जितना सही आई विटनेस रिपोर्ट दिया वो प्रेसवर्दी है और इस पर गवर्नमेंट का एक्शन लेना चाहिए। उस रिपोर्ट पे एक्शन लिया। यस। तो उन लोग को जो फाइंडिंग्स था उस पर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। यहाँ सब ड्रास्टिक चेंज हुआ, डीसी से लेकर सबको ओवरनाइट चेंज किया गया। अच्छा। उस टाइम डीसी जिस दिन राइट हुआ था हजारीबाग में, डीसी थे हजारीबाग के साहा। के साहा वॉज द डिप्टी कमिश्नर और एसडीओ थे आपको सुनीता दयाल, आईएएस डायरेक्ट फर्स्ट आईएएस एसडीओ बनी थी हजारीबाग में, सुनीता दयाल। उसके बाद आपको उस टाइम एसपी का नाम मुझे ठीक याद नहीं आ रहा है, सबको हटा दिया, नया टीम आया। उसके बाद इन लोग काम करना शुरू किया, राइट वॉज कंट्रोल्ड। उसके बाद कर्फ्यू भी उस टाइम पहली बार मैंने देखा हजारीबाग में। तो कर्फ्यू में भी निकलने के लिए सबको मना किया था। उस टाइम लोग को तकलीफ जो था, आंखों देखा हल पास मिला था जनसंपर्क विभाग से, उन लोग पास दिया था, उसी पास से साइकिल से जाते थे टेलीग्राफ ऑफिस न्यूज़ भेजने के लिए। वही मेरा सोर्स था और कहीं हम जा नहीं पाते थे तो उसी तरह से न्यूज़ भेजा करते थे। ये एक मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। मतलब देखिए कितना कुछ हजारीबाग के बारे में हम लोग जान रहे हैं अभिजीत सेन जी से, कैसे पुरानी। तो एक बात और, अभी तो जैसे खबरें बहुत ज़्यादा आती हैं अलग अलग मीडिया से, मतलब लाखों के तादाद में खबरें आती हैं, उसको फिल्टर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले क्या होता था, जो फेक न्यूज़ आजकल चल रहा है या फिर इस तरह की न्यूज़ें आती हैं, पहले कैसे सच्चाई कैसे बाहर आती थी? पहले देखिए, पहले का पत्रकार बहुत ईमानदार थे, ट्रांसपेरेंट थे, कोई सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश नहीं किया करता था। लेकिन बाद में कुछ उसी जनरेशन में कुछ लोग थे जो एकदम ईमानदार नहीं थे और उन लोग किसी को दबाने के लिए जो चाहते थे वो छाप देते थे। लेकिन उन लोगों का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो अब स्वर्गीय हो गए हैं, उनको नाम लेना उचित नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा एक और बहुत कठिन एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। दैट वाज 21 जुलाई 1971। तो उस टाइम नूर साहब थे हजारीबाग सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट। समझ गए? उस टाइम मैं ऑलरेडी सिर्फ इंडियन नेशन और आपको पीटीआई में ही था। तो आपको बंगाल से जो लोग आया था सबको हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। रखा गया था और उसमें एक विदेशी थी, ब्रिटिश सिटीजन मैरी टेलर। वो भी नक्सल लोग को साथ देती थी और शी फेल इनटू लव विथ अनदर ड्रेडेड नक्सल अमलेंदु विकास सेन। वो भी हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा करते थे। तो इन लोग उसके बाद एक प्लान रचा हजारीबाग जेल ब्रेक करके निकालने का। एंड इट वाज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग। हजारीबाग जेल ब्रेक हुआ और उस टाइम पुलिस ने वहाँ गोली चलाई, कुछ लोग तो मारे भी गए, लेकिन बहुत लोग पकड़े गए। उन लोग को फिर भीतर गया, जेल का प्रोटेक्शन बढ़ा दिया गया। और उसमें बिहार के चीफ मिनिस्टर थे भोला पासवान शास्त्री। उसके बाद जब जेल में ऐसा घटना घटा तो आपको मैरी टेलर यहाँ थे, तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर आए थे यहाँ मैरी टेलर से इंटरव्यू लेने के लिए, तुम क्यों ऐसा काम क्यों, कैसे इस दल में भिड़े हो। लेकिन उसको इंटरव्यू लेने के लिए किसी ने अलाउ नहीं किया, कोई पत्रकार को अलाउ नहीं किया। तो मैंने कहा कि साइकिल बाहर छिपा के रखा
अच्छा। और दीवार में कान लगाकर उन लोग दोनों में जो वार्ता होता रहा वो दोनों का वार्ता मैंने सुन लिया। अच्छा। हाँ, वो सुनकर मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया और ये रिपोर्ट आपको होल इंडिया में ब्रेकआउट कर दिया। अच्छा। और पीटीआई ने उसके बाद मुझे इतना अच्छा लेटर ऑफ ये दिया था आपको, क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन, मैं भूल नहीं सकता हूँ उसके बारे में। तो ये सब दीज आर दी थिंग्स और उसी लेवल पर मैं आज भी काम करता हूँ। हाँ, एक चीज और, जैसे उसके बाद जेपी आंदोलन भी हुआ, हाँ, वहाँ JP वहाँ से आंदोलन- भी रिलेटेड था यहाँ। अच्छा, जेपी आंदोलन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जेपी आंदोलन जब शुरू हुआ, जेपी आंदोलन शुरू होने के बाद उसको भी मैं यहाँ से कवरेज किया और जेपी आंदोलन हजारीबाग में ज़बरदस्त हुआ करता था। तो लेकिन जो घटना घटता था, मैं जो आपको आंख से देखा करते थे वो मैं लिखता था। तो ये बंसीलाल चौक का एक घटना है, वहाँ लोग आपको मुझे पकड़ लिया। अच्छा। कि तुम सरकारी रिपोर्टर हो, तुम गलत लिखते हो। अच्छा। तो मैंने जो अपना पिताजी का पास से जो सुना था, उन्होंने जो लेसन दिए थे, कभी झूठ नहीं लिखोगे, जो आंखों देखा हाल लिखोगे और किसी का कोई नेवर ट्राई टू एग्जेजरेट, मैं वो चीज़ लिखा। उन लोग मेरा साइकिल जब्त कर लिया। अच्छा। समझ गया ना। अब मैं तो हेल्पलेस हो गया और बोले ये सरकारी रिपोर्टर है, इनको इस आंदोलन में बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन तो पर भी झुका नहीं, उसमें भी कुछ अच्छे लोग थे। वो नहीं नहीं नहीं, सेन साहब इनको सेन साहब को डिस्टर्ब मत करो। वो उनको, ये जून 1974 का आंदोलन था, तो उन लोगों ने मेरा साइकिल वापस कर दिया और कुछ डैमेज भी नहीं किया। ये भी एक मेरा एक्सपीरियंस था। समझ गया ना। तो इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया 1975 ना। हाँ, तो इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया था। उस टाइम कर्पूरी ठाकुर भी गिरफ्तार हो गए थे। लेकिन कुछ दिन बाद कर्पूरी ठाकुर को छोड़ दिया गया था। तो कर्पूरी ठाकुर आए थे, हजारीबाग जेल से निकले थे और निकल कर उन्होंने उस टाइम सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे, बहुत एक्टिव, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी कहा करता था। तो वो आपको केशव हॉल में एक मीटिंग किए थे। अच्छा। और उन्होंने बहुत कुछ बोला था इमरजेंसी के खिलाफ सब कुछ। तो वो आपको तारीख होगा, मैं आपको बताता हूँ, 76 या 77 के आसपास। तो उस टाइम भी ना 76 ही था। उस टाइम आपको कांग्रेस गवर्नमेंट ही था। तो लग गया लोग कर्पूरी ठाकुर को पकड़ने के लिए। अच्छा। तो उसी साल से मैं मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया। अच्छा। तो कर्पूरी ठाकुर को मैंने बहुत इंटरव्यू लिया, तो जानते थे मुझे। तो उनको मालूम हो गया कि उनको पीछे पुलिस लगा हुआ है। वो कैसे भागेंगे पुलिस को छोड़कर। हाँ, आके मुझे एक रिक्वेस्ट की, सेन साहब आपसे मेरा एक अनुरोध है। हमने बोलिए कर्पूरी जी, क्या अनुरोध है? बोला, आप अगर अपना मोटरसाइकिल का पीछे बैठा के मेरा सरकारी बस स्टैंड तक पहुंचा दे तो मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं। तो मैं किसी हालत से पटना जाना चाह रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने उनको अपना मोटरसाइकिल में बैठाया और बैठा कर उनको बस स्टैंड छोड़ के पटना बाउंड बस में चढ़वा दिया। अच्छा। वो इतना खुश थे। उसके बाद उनको गिरफ्तारी नहीं हुआ, लेकिन उनके फॉलोअर थे गौतम सागर राणा वगैरह और अर्जुन यादव साहब। बोला, सेन साहब ये तो अब धन्य हैं, आप इतना बड़ा काम कर दिए हैं। तो उसके बाद उन लोग, जो लोग हमारा साइकिल रोकता था, सरकारी रिपोर्ट बोलता था रिपोर्टर, उन लोग अपना ओपिनियन पलट लिया। आज तक भी उतनी ही इज्जत देता है जो उस टाइम से दे रहा है। तो ये एक मेरा घटना है। तो देखिए, नए नए तरह की घटना हम लोगों को सुनने को मिल रही है। हम लोगों के लिए तो ये नई बातें हैं, क्योंकि उस टाइम हम लोग शायद पैदा भी नहीं हुए थे जबकि ये कहानी बता रहे हैं।
मुझे याद है कि 2007 में मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक झारखंड प्लस आता था, हाँ, उसके लिए रांची में, हाँ रांची में मैं लिखता था। हाँ। तो उस टाइम हम लोग मेल करते थे। रांची के एडिटर थे हमारे फ्रैंक कृष्णर, हाँ। उनको हम लोग लिखते थे। हम लोग वीकली फीचर लिखते थे यूथ पे। तो उस टाइप का जो आर्टिकल था वो एक हफ्ता में एक आता था, कभी वीकली आ गया। तो वैसे जो आर्टिकल है वो सब कैसे आप लोग भेजते थे? वो भी मेल के थ्रू भेजते थे या फिर जब लैपटॉप का जमाना आया तो चेंज हुआ कुछ? वो उस टाइम ऑलरेडी फैक्स का टाइम आ गया था। हाँ, हाँ। फैक्स भेजते थे, लेकिन ज़्यादातर स्पेशली डाक से ही भेजते डाक थे, से बाय ही। कोरियर। अच्छा। और नेक्स्ट डे मिल जाता था। फोटोग्राफ देना पड़ता था, सब कुछ देना पड़ता था। वो वैसी एक पहली स्टोरी जरा जो मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया छापा था, आप बामन पहाड़ देखे हैं? हाँ, बवन भाई देख रहे हैं। तो बामन बेड़ का इलीगली इन लोग ये माफिया लोग पत्थर काट के एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहा था। अब पत्थर को काट रहा था। अच्छा। तो उस टाइम बुलू इमाम जो आज पद्मश्री है, बुलू इमाम एंड माई सेल्फ बोथ वर क्लासमेट अच्छा। एट सेंट जेवियर्स हजारीबाग। अच्छा। तो बुलू इमाम हमको खूब एनकरेज करता था, उसके पिताजी भी करते थे इस रिपोर्टिंग में। तो बुलू इमाम कुछ डाटा देकर एक फोटोग्राफ मुझे भेजा था। अच्छा। तो ये रिपोर्ट मैंने भेजा था। भेजने के बाद आपको टाइम्स ऑफ इंडिया लिया, और पहली बार मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया में वो बायलाइन स्टोरी आई थी। अच्छा। विथ दैट फोटोग्राफ हाउ पहाड़ वॉज बामन वॉज डिस्ट्रॉयड। और आपको क्या बताऊं, उस टाइम गवर्नमेंट इतना प्रॉम्प्ट था। उसके बाद से जो उसका आपको कटिंग बंद हुआ, पहाड़ को बर्बाद करना, वो आज भी बंद है। उसका दोबारा किसी ने उस पे स्टार्ट नहीं हुआ। तो हाँ। ये एक हमारा एक्सपीरियंस है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया हमेशा ही कोऑपरेट किया। और एक मेरा एक और घटना आपको बता देता हूँ, इसको आप लोग ले पाइएगा कि नहीं पाइएगा, आई डोंट नो। ये सब जा रहा है, हम लोग लाइव हैं सर। हाँ। तो ये घटना था, शिवराज आस्थाना उस टाइम डिप्टी कमिश्नर था हजारीबाग में। तो उस टाइम आपको एनटीपीसी ने, उस टाइम आपको एनटीपीसी नहीं, एनसीडीसी था। अच्छा। और कोलियरी का एक्सपेंशन हो रहा था इस जिला में। तो बहुत रैयत को जमीन लेकर उन लोग कॉम्पेंसेशन अमाउंट दे रहा था। तो कॉम्पेंसेशन दे रहा था, तो लेकिन उन लोग बहुत इलिटरेट थे। तो वकील साहब ने उन लोग को, जो वकील थे जो उन लोग को लिए प्ली करते थे, उन लोगों ने क्या किया था, अपना खाता में पैसा जमा कर लेते थे। और इस चीज़ को शिवराज आस्थाना डिप्टी कमिश्नर ने डिस्कवर किया। अच्छा। तो ट्रांसफ़र होने के पहले जाते जाते अपना चेम्बर में उन्हें मुझे बुलाया, इसी घर कोठी में। अच्छा। तो आके मुझे कहा कि ये बहुत बड़ी कहानी है, एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी द ओनली मैन जो सॉरी इस स्टोरी को छाप सकेगा। अच्छा। तो मैंने इस स्टोरी को दिया, और उस वकील लोग को नाम ही, उन लोग को अकाउंट नंबर वगैरह सब दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया कैरीड ऑन वेरी प्रॉम्प्टली, और तमाम छपा। और आई थिंक इट वॉज इस करीब 2 कलम का स्टोरी था। अच्छा। और मेरा बाईलाइन था। उस टाइम मेरा न्यूज़ डेस्क देखती थी, एक लेडी थी टाइम्स ऑफ इंडिया का डेस्क देखती थी, अलका। अच्छा। तो और मेरा उस टाइम, तब तक आपको रेसिडेंट एडिटर ये सेनगुप्ता हो गए थे। सेनगुप्ता सब माँ के जिसको तो सेनगुप्ता, ये नाम सेनगुप्ता नाम तो भूले जाती। हाँ हाँ, वो थे। तो वो वकील साहब ने हमारा पेपर ये सब पर 1 करोड़ का डिफॉर्मेशन सूट पर, उत्तम सेनगुप्ता नाम था। हाँ, उत्तम सेनगुप्ता उस एडिटर नाम था। उन्होंने इसका बारे लिया। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया, तो वो अलका ने बोला, सर ये एक ऐसी रिपोर्टर है, मैं तो सबका डेस्क देखता हूँ, ही इज नॉन प्रेजुडिशियल, इनका रिपोर्ट में कोई गलत नहीं है।
लेकिन जब उन लोगों ने डिफॉर्मेशन, टाइम्स ऑफ इंडिया रेसिडेंट एडिटर, चीफ एडिटर, दिल्ली वगैरह सब पर किया है 1 करोड़ का डिफॉर्मेशन, हाँ। यहीं का कोर्ट में, अच्छा, चीफ हजारीबाग कोर्ट में यहाँ कर दिया। तो आई वॉज ऑल्सो मेड ए पार्टी ऑफ इट। और उस वकील ने मुझे किया कि आज तुम हमारा नाम देके ऐसा किया ना, तुमको ये पत्रकारिता तो छोड़वा ही देंगे, अच्छा। तुमको भीख मंगा बना देंगे। अच्छा। तो आई डोंट नो वेदर दैट लॉयर इज स्टिल अलाइव और डेड, आई डोंट नो। तो लेकिन इसके बाद आपको टाइम्स ऑफ इंडिया इसको टेकअप किया। अच्छा, वो केस लड़ा फिर? केस लड़ा। हाँ। उसके बाद अल्टीमेटली उस टाइम रांची हाई कोर्ट में भी मैटर गया। अच्छा। और आप विश्वास कीजिएगा कौन टाइम्स ऑफ इंडिया के लॉयर थे, तो एस.एन. पांडे उसका लीगल एडवाइजर था टाइम्स ऑफ इंडिया। वो यहाँ से मुझे हजारीबाग से ले गया पटना। आज जो वकील टाइम्स ऑफ इंडिया के थे वो रविशंकर प्रसाद, अच्छा। जो आप यूनियन लॉ मिनिस्टर थे इनका कैबिनेट में। अच्छा। नरेंद्र मोदी का बहुत पावरफुल मिनिस्टर थे। और वो आज भी आपको लॉयर हैं और अभी भी बीजेपी का स्पोक्समैन थे। तो रिसेंटली ना, इस पिछले साल ही ना उनको यहाँ से हटाया गया। वो टाइम्स ऑफ इंडिया के वकील थे। तो उनको बुलाया गया हजारीबाग कोर्ट में। और वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया को बोला कि एडिटर को पास ले जाया गया कि ये कॉरेस्पोंडेंट को तो आप लोग को तनख्वाह बढ़ा देना चाहिए और इनको और इनकरेज करना चाहिए। इन्होंने जो न्यूज़ ब्रेक किया है ये बहुत बड़ी खबर है। इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रेस्टीज और इमेज बढ़ा दिया होल कंट्री में। और ये लोग जो धोखाधड़ी करता था, इनको पैसा लेकर अपना खाता में लाके इतना बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी किया है, ये बिल्कुल सही है। और मैं उस वकील को भी जानता हूँ, दे आर वेरी डिसऑनेस्ट और हम लोग इस केस को लड़ेंगे। तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने डिसीजन हो गया, गो अहेड। अल्टीमेटली वी वन दिस केस एट रांची हाई कोर्ट एंड ये केस हम लोग सब एक्विट हो गए और केस खत्म हो गया। आज वो वकील और हमको देखते हैं तो कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन आजकल वो जीवित है कि नहीं है दैट आई डोंट नो। तो देखिए किस तरह से जो जर्नी थी अभिजीत सेन जी की, कैसे शुरू हुई। 125 रुपया से स्टार्ट हुआ था, उस टाइम मिलता था। और फिर कितनी कहानियाँ, अलग अलग कहानियाँ। अब यूएस की जो एक्ट्रेस है, मॉडल है, वो भी हजारीबाग आई हैं, ये भी हम लोगों को जानने को मिला। और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो इनसे जाने, एक इंटरव्यू में पूरा नहीं हो सकता है, शायद आगे भी शायद हम लोगों को एक बार करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो हजारीबाग के पुराने पत्रकारों से बात करने का सीरीज कर रहे हैं। उनकी कैसी स्टोरी थी, कैसी कहानी थी। और एक स्टोरी मैं आपको तुरंत बताना चाहता हूँ। आपको ये भी 1967 ना 67 ना 1980 का बात होगा। तो एच.एन. मिश्रा पहले जो स्पीकर थे बिहार असेंबली के, वो हेल्थ मिनिस्टर बने। अच्छा। तो उस टाइम हजारीबाग हॉस्पिटल का स्थिति बहुत ही खराब था और कोई पेइंग वार्ड, ये फीमेल वार्ड नहीं था। अच्छा। जो पुराना फीमेल वार्ड जो है, आप देखिएगा अभी उस तरफ जो है आपको, जहाँ अभी पोस्टमार्टम गृह वगैरह उधर बना, तो वो बन के खड़ा हो गया। लेकिन उस पर भी उनको उसमें पेशेंट को नहीं रखा जाता था। और चूँकि दैट वाज नॉट फर्निश्ड, इक्विपमेंट नहीं था। तो उसमें क्या हुआ कि पेशेंट लोग को आपको बरामदा में रखा जाता था। जो ओरिजिनल हॉस्पिटल बिल्डिंग था, जो 1937 लिखा हुआ, उसी बिल्डिंग का बरामदा में पेशेंट लोग पड़े रहते थे। तो किसी फोटोग्राफर ने, राधे श्याम गुप्ता, रामसूता स्टूडियो के, मेरे लिए वो फोटो खींच दिया। और उसके बाद उस बिल्डिंग में जहाँ इन लोग पेशेंट लोग बरामदा में रहते थे, और जो नया बिल्डिंग बन के खड़ा हो गया, उस बिल्डिंग में कुत्ता और गधा उसमें रहा करते थे। वो फोटो भी दे दिया। समझ गए। तो ये से कहानी बना करके एक्सक्लूसिव स्टोरी मैंने इंडियन नेशन को दिया। और उसका हेडलाइन आज भी मेरा याद है कि
man living on veranda हाँ, and एनिमल्स animals living in new building. सही है। हाँ, मैन ये लिविंग ऑन बरांडा, एनिमल्स लिविंग ऑन न्यू बिल्डिंग। और उसका देखा देखी विद इन ए वीक हरिनाथ मिश्र हाँ। यहाँ हजारीबाग आए अच्छा, और सबसे पहले मतलब हेल्थ मिनिस्टर यहाँ आ हेल्थ गए। मिनिस्टर, हाँ, अच्छा। हेल्थ मिनिस्टर है यहाँ। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर की ना, उसने बिहार। बिहार हेल्थ। तो ही समन में एट सर्किट हाउस। अच्छा, तो किसी डॉक्टर ऑफिशियल ने मुझे गाड़ी से वहाँ पर ले गए। देख के बोले ये लिखा है ये बात। हाँ, हाँ। अरे बच्चा, हाँ। तुमको इतना बड़ा हिम्मत कैसे हुआ? तुम सरकारी हॉस्पिटल के खिलाफ इतना बड़ा घटना लिखते हो? हाँ, ठीक, बहुत अच्छा काम किए हो, हाँ, तुमको इसका लिए हम लोग रिवॉर्ड देंगे। अच्छा, हाँ, खैर रिवॉर्ड तो मुझे कुछ नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने बहुत पीठ उठ ठोका, मुझे साथ में लेकर उसी हॉस्पिटल बिल्डिंग में आए। तब तो हंगामा हो गया, सिविल सर्जन, डीसी वगैरह सब आ गए। उसके बाद उन्होंने उसको सब कुछ एसेस करवाया, क्या क्या ज़रूरत होगा, क्या होगा, सब हो गया। और उसके विद इन ए मंथ उस हॉस्पिटल को चालू कर दिया गया। तो ये मैं कहूँगा कि मेरा रिपोर्टिंग का एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। हाँ। तो देखिए किस तरह से अब इवॉल्व हो गया। अब तो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, वेबसाइट, हर जगह से इन्फॉर्मेशन आता है और उसमें हम लोगों को फिल्टर लगाना पड़ता है कि सही क्या है, सही जानने के लिए। लेकिन पहले जो पत्रकारिता होती थी वो अलग तरह की होती थी, कम था लेकिन जो सटीक था वही आता था। तो इसी के साथ हम लोग बात ख़त्म करेंगे अभिजीत सर से। नए पुराने पत्रकार का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे और जो वरिष्ठ पत्रकार है हज़ारीबाग से उनसे भी बात करेंगे और उनकी बात भी आप तक लाएंगे। हज़ारीबाग के बारे में उनसे भी जानने को बहुत कुछ मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और कहानी हज़ारीबाग वासियों को शायद पसंद आएगी। हाँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आपको तो मेरा कहानी से कुछ आप लाइक किए होंगे, इसीलिए तो मैं कोई चीज़ झूठ नहीं बोला आपको। मैं जो हुआ है, आंखों देखा हाल, सही सही रूप से सब मैं आपको बताया। यही है असली पत्रकारिता, जो देखा है वही रिपोर्ट करना है। और बहुत इसके लिए ये पत्रकारिता में जो इतना हमको इनकरेज किए हैं, इसके लिए मैं दो व्यक्ति का से बस मैं कृतज्ञ हूँ। एक मेरे लेट पिताजी और मेरे बड़ी बहन। अच्छा, इन लोग नहीं रहता तो शायद मैं इतना आगे नहीं बढ़ सकते थे। हाँ। चलिए बहुत पिताजी बहुत तो मेरा बहुत बड़ा कांड किए थे ना। मेरा पिताजी का बारे में आप लोग को मालूम नहीं है। नहीं। वो मेरा पिताजी उस टाइम एजेंसी भी था। अच्छा। और इंडियन नेशन भी था, स्टेट्समैन था। 9 नवंबर 1942 में मेरा पिताजी, वो फोटोग्राफ है, डीके सेन। कौन सा? अच्छा, ये वाला। हाँ, बीच वाले जो है, हाँ हाँ, वो मेरे पिताजी हैं, अच्छा। डीके सेन। हाँ, साइड में ये, साइड में मेरा माँ है। अच्छा, माँ भी इंस्पायर की है हमको इसके बारे में। झूठ क्यों बोलेंगे? तो ये पिताजी उस टाइम आपको जहाँ अभी आपको जयपुरिया नर्सिंग होम है ना, उसका सामने कोठी था, उसमें पिताजी रहा करते थे। अच्छा, और उस टाइम वो मिशन स्कूल के टीचर थे। अच्छा, एजेंट 1942 जयप्रकाश नारायण अपने 12 साथियों के साथ हजारीबाग जेल से भागे। अच्छा, दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट। हाँ हाँ, उस टाइम मैं पैदा नहीं हुआ था। अच्छा, समझ गया ना? उस हो रहा था। तो उस टाइम जेल में एक डॉक्टर थे, उनका नाम था। ठीक है। तो आज का प्रोग्राम हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग।